प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा लेक्चर्स होगा यहाँ पे कर्व्स पे। तो कर्व क्या होता है, यानी मोड़, है ना। कर्व का मतलब मोड़, है ना, एक तरीके से, है ना। तो कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? कर्व इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एक जो ग्रेडियंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंटेन किया जा सके, और दूसरा कि जो अलाइनमेंट है, जो चेंजेस हो रहे हैं अलाइनमेंट का, उसे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। यानी द यूज ऑफ कर्व इज नेसेसरी टू चेंज अलाइनमेंट थ्रू हॉरिजॉन्टल कर्व एंड चेंज इन ग्रेडियंट थ्रू वर्टिकल कर्व, है ना। वर्टिकल कर्व के थ्रू जो ग्रेडियंट में चेंज आ रहा है वो कम मेंटेन रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो अलाइनमेंट का चेंज हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जो है हम लोग कर्व का यूज करते हैं। कर्व जो है दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और एक वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अलाइनमेंट का चेंज, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का चेंज हो सके, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लॉट किया जाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो चेंज इन ग्रेडियंट होता है ना, या वर्टिकल अलाइनमेंट का जो चेंज होता है उसके लिए जो है प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल कर्व। ये प्लॉट किया जाता है वर्टिकल प्लेन में। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये एक लाइन है ना, और ये एक लाइन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ पे सी पॉइंट पे हो रहा है। मान लो कि डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये डेल्टा है और इंटरसेक्शन एंगल जो है थीटा है। तो यहाँ पे जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे जब कोई गाड़ी जाए और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मुड़ पाएगा, है ना। कोई भी ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट जाए और डायरेक्ट यहाँ पे मुड़ना चाहे तो वैसा मुड़ नहीं सकता है। और अगर मुड़ना भी चाहे, अगर पॉसिबल भी होता है कि मुड़ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्क फील होगा, पैसेंजर जो है डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। तो उस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है। मतलब एक कंफर्टनेस जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है कर्व को प्रोवाइड किया जाता है। कर्व जब प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा और डेल्टा का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, इंटरसेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल का। हॉरिजॉन्टल कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स और एस कर्व, सरपेंटाइन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, एजमेंट कर्व, ये सारे कर्व जो है हॉरिजॉन्टल कर्व आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर कर्व या सिंपल सर्कुलर कर्व की। तो वह कर्व जिसमें इक्वल और रेडियस थ्रू कर्वेचर्स होता है। ये पोर्शन होता है एक सर्कल का। आप ये यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं ए से बी, तो ये एक लाइन टेंजेंट एक तरीके से कह सकते हैं, और एक ये टेंजेंट था। इसका इंटरसेक्शन तो यहाँ पे हो रहा था, लेकिन ये यहीं पे इसको जो है मिल जा रहा है। तो ये एक ही रेडियस इसमें है ना, थ्रू आउट। यहाँ पे भी एक सेम रेडियस, यहाँ पे भी सेम रेडियस, यहाँ पे भी सेम रेडियस। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये सिंपल कर्व है, और ये लाइक अ पार्ट होता है एक सर्कल का। उसके बाद आता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में जब दो कर्व ज्वाइंट करते हैं एंड दे आर डिफरेंट रेडियस एज वेल एज देयर सेंटर लाइज वन साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट नोन एज कंपाउंड कर्व, है ना। एक कॉमन टेंजेंट होता है लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट होता है या जो रेडियस होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको कंपाउंड कर्व कहते हैं। यहाँ पे अगर कंपाउंड कर्व ही बनाया जाए और उसमें दोनों ही रेडियस को इक्वल रखा जाए एक दूसरे के, तो वो सिंपल कर्वेचर बनेगा, और वो सिंपल कर्व जो है आपका कहलाएगा फिर, है ना। एस कर्व इट इज अ कर्व हैविंग टू कर्व ज्वाइंट टुगेदर, है ना। एक साथ जब दोनों ज्वाइन करते हैं जिसका सेम या डिफरेंट रेडियस हो सकता है, बट देयर उसका जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में लाई करते हैं,
ऑफ एक कॉमन टेंजेंट के, तो उसको जो है रिवर्स कर्व या एस कर्व कहते हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ से ये कर्व गया, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका यहाँ से ऐसे गया तो इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, दोनों एक कॉमन टेंजेंट पे जा रहा है ना। ये आपका कॉमन टेंजेंट के थ्रू होते हुए जा रहा है, तो ये जो है हमारा एस कर्व कहलाएगा, है ना। या रिवर्स कर्व भी इसको कहते हैं, एस कर्व को रिवर्स कर्व भी कहते हैं। अगला है ट्रांजिशन कर्व। दोज कर्व इन विच रेडियस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिजाइंड आर नोन एज ट्रांजिशन कर्व। उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। यूज ऑफ कर्व इज नेसेसरी इन फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन के लिए जो है ज़रूरी है कर्व का यूज करना। पहला, टू बाईपास नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन। नेचुरल या आर्टिफिशियल जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं यानी रुकावट आती है, उसको बाईपास करने के लिए यानी दूसरा रास्ता के लिए। दूसरा, प्रोवाइड ईजियर ग्रेडियंट बाय डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट ट्रैक, है ना। स्ट्रेट ट्रैक से डाइवर्जिंग के लिए जो है ताकि इजली ग्रेडियंट हो सके, उसके लिए भी जो है कर्व का यूज करते हैं। टू रूट द लाइन फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। पॉपुलेटेड एरिया से रूट की लाइन को करने के लिए भी जो है कर्व की ज़रूरत पड़ती है। टू बैलेंस द अर्थवर्क। अर्थवर्क को बैलेंस करने के लिए भी जो है हम लोग कर्व का यूज करते हैं। लिमिटेशंस बात किया जाए प्रोविजंस ऑफ कर्व में, तो सबसे पहला है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटर्निंग एंड डीरेलमेंट। डीरेलमेंट और ओवरटर्निंग का पॉसिबिलिटी होता है। दूसरा, रनिंग ऑफ व्हील ऑन रोलिंग स्टैक इज नॉट स्मूथ, है ना। रनिंग ऑफ व्हील जो होता है ऑन रोलिंग स्टैक पे वो स्मूथ नहीं होता है। तीसरा, वेरियस फिटिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। अलग अलग फिटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड का रेल के ऊपर। और प्रिवेंट द यूज ऑफ हैवी लोकोमोटिव। हैवी लोकोमोटिव्स के यूज को प्रिवेंट करता है। ये थोड़ा लिमिटेशंस है अगर कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो रेलवे जॉइंट जो होता है कर्व पे वो स्टैगर्ड होता है यानी जिग जैग पैटर्न में होता है। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे रेल है ना, ये रेल बिछाए, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक, तो जहाँ तक यह स्ट्रेट था, सपोज दैट यहाँ तक यह स्ट्रेट पाथ आया, ठीक है, वहाँ तक आपका स्ट्रेट पाथ आया, तो यहाँ पे अगर ज्वाइंट कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट ये पैरेलल होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल होगा। लेकिन जैसे ही कर्व पे आएगा तो एक जॉइंट यहाँ है तो एक जॉइंट यहाँ होगा, फिर एक जॉइंट यहाँ है तो एक जॉइंट यहाँ होगा, फिर एक जॉइंट यहाँ है तो एक जॉइंट यहाँ होगा। यानी जिग जैग पाथ देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, है ना। यानी जिग जैग पाथ को जो है क्या करता है? फॉलो करता है, या जिग जैग पैटर्न को फॉलो करता है, या स्टैगर्ड पैटर्न को फॉलो करता है जब भी रेलवे जॉइंट हम लोग कर्व पे करते हैं तब। लेकिन वही अगर हम लोग बात किया जाए स्ट्रेट कर्व पे, तो स्ट्रेट में कुछ नहीं होता, एकदम पैरेलल होता है ना। यहाँ पे पैरेलली आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बस यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ट्रांजिशन कर्व, दिस कर्व इज प्रोवाइडेड बिटवीन सर्कुलर कर्व एंड अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ट्रैक एट बोथ द एंड, है ना। जब भी हम लोग स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ पे हम लोगों को जाना है यानी सर्कुलर पाथ पे जाना होता है, तो उस कंडीशन में एक कर्व प्रोवाइड करते हैं, है ना, ताकि स्ट्रेट से सर्कुलर में डायरेक्टली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी जर्क हमें फील होगा या पैसेंजर को फील होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है धीरे 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 मुड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसको जो है ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। तो वो स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर पाथ से स्ट्रेट पाथ पे आने के लिए जो है या स्ट्रेट ट्रैक पे आने के लिए जो है हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको जो है ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। जो रेडियस होता है ट्रांजिशन कर्व का इज रिड्यूस फ्रॉम इन्फिनिटी टू मिनिमम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। जो इनफाइनाइट रेडियस होता है उसको रिड्यूस करके जो भी सर्कुलर का रेडियस होता है वहाँ तक हम लोग जो है लेकर आते हैं, यानी सर्कुलर के रेडियस तक रिड्यूस करते हैं।
इट इज़ प्रोवाइडेड टू इंड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली एंड एवॉइड जर, जर को एवॉइड करने के लिए और सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंड्यूस करने के लिए, यानी धीरे धीरे उसमें जो है सुपर एलिवेशन आए, उसको प्रोवाइड करने के लिए भी जो है हम लोग ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड फॉर अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन टू कर्व पाथ। दूसरा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तीसरा, अवॉइड सडन जर्क टू पैसेंजर्स। रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया जाए तो टेंजेंशियली मीटिंग एट बोथ एंड्स, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैंट यानी सुपर एलिवेशन इक्वल टू रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जो सुपर एलिवेशंस होंगे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड या इंट्रोड्यूस एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, यूनिफॉर्म रेट के साथ सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बात किया जाए टाइप्स ऑफ सुपर ट्रांजिशन कर्व की, तो ट्रांजिशन कर्व कई सारे शेप्स के होते हैं, तो अलग अलग शेप्स का अलग अलग यूजेस होता है, जिसमें आपका है इलर्स स्पाइरल या क्यूबिक स्पाइरल, बर्नौलीज लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोलिक। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके ट्रांजिशन कर्व के जो कि यूज किए जाते हैं वाइल गोइंग टू स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ। स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ पे जाते हैं तब। क्यूबिक पैराबोला कर्व इक्वल टू फ्रॉड्स कर्व, है ना, यानी क्यूबिक पैराबोला कर्व को हम लोग फ्रॉड कर्व भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका कर्व है, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन से है ना, इस तरीके से ये स्पाइरल कर्व है, ये ग्रीन वाला जो है आपका क्यूबिक कर्व है और ये पिंक वाला जो है लेमनिस्केट कर्व है। जो स्पाइरल कर्व है वो यूज किए जाते हैं इन हाईवे बिकॉज डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व कम्स मोर देन 9 डिग्री एंड इट इज़ ओके इन केस ऑफ स्पाइरल कर्व, है ना। स्पाइरल कर्व के केस में ये यूजफुल होता है ना, तो ये हाईवे में जनरली यूज किए जाते हैं। क्यूबिक पैराबोला कर्व जो होता है ये यूज किया जाता है रेलवे में बिकॉज डिफ्लेक्शन इज जनरली लेस देन 9 डिग्री, 9 डिग्री से कम डिफ्लेक्शन होता है। यानी जो ग्रीन वाला है ये आपका जो है यानी क्यूबिक पैराबोला जो है कर्व ये रेलवे में यूज किया जाता है, और ये जो ब्लू वाला यानी स्पाइरल कर्व है ये हाईवे में यूज किया जाता है। जो स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला है बोथ बिहेव इन सेम मैनर डिफ्लेक्शन एट ऑफ अराउंड 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री अगर एंगल तक लेकर चल रहे हैं तो उस कंडीशन तक स्पाइरल कर्व और सर्कुलर पैराबोला कर्व जो है ये क्या करता है, सेम बिहेव करता है। लेमनिस्केट कर्व इज प्रोवाइडेड व्हेन द डिफ्लेक्शन एंगल इन ट्रांजिशन कर्व कम्स आउट इज वेरी लार्ज इवन मोर देन 9 डिग्री। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन हो और 9 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में लेमनिस्केट कर्व को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग रेलवे में कौन सा प्रोवाइड करते हैं, तो क्यूबिक पैराबोला, और उसी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिस्कस भी करना रहता है, ज़्यादा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जिसको क्यूबिक पैराबोला के बारे में फॉर रेलवे के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका मान लो कि इस तरीके से आपका गया और यहाँ पे P पॉइंट पे P का लोकेशन है XY, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दिए P को मिलाते हुए और एक टेंजेंट बनाए कर्व को जोड़ते हुए। तो टेंजेंट वाला जो एंगल है वो फाई है और जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो आपका मिला रहा है वो डेल्टा है, और ये y पॉइंट है और ये x है। तो जनरल जो इक्वेशन होगा क्यूबिक पैराबोला का होगा y इज इक्वल टू ax³ प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। तो एट x इज इक्वल टू 0 y भी जो है 0 हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 0। अगर x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो dy बाई dx जो है क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अगर इसको ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस c। तो यहाँ पे जब x 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है, तो c इज इक्वल टू भी 0 हमारा आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0 तो डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y लिखा गया दो बार, तो एक को यहाँ पे ख़त्म करो, यहाँ पे एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ, है ना, आपके सामने। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 6ax प्लस 2b, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे इसको भी काट दो, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, b इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एट एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जैसे ही एंड होता है ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व का रेडियस और ट्रांजिशन कर्व का रेडियस दोनों बराबर हो जाता है। तो एट x इज इक्वल टू एल, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 6al। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1/6rl। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/6rl इंटू एक्स क्यूब। स्लोप ऑफ ट्रांजिशन कर्व tan phi इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2rl। एट x इज इक्वल टू l, tan phi max इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 2rl, ये आपका आएगा। सो l से l अगर काटेंगे तो हमारा जो है tan phi इज इक्वल टू आ जाएगा l बाई 2r, जो कि मैक्सिमम स्लोप होगा। डिफ्लेक्शन स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन विद एनी पॉइंट ऑफ कर्व, है ना, ऑरिजिन के साथ कोई भी पॉइंट ऑफ कर्व को जोड़ेंगे तो वो डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो tan डेल इज इक्वल टू बाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6rl इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 6rl, तो tan डेल इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ऑफ tan phi, यानी जो मैक्सिमम स्लोप था उसका 1/3 अगर करते हैं तो हमारा जो है क्या आ जाएगा डिफ्लेक्शन निकल कर आ जाएगा। बात किया जाए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की, तो ये मान लो स्ट्रेट पाथ था और ये हमारा सर्कुलर पाथ है। इस बीच में जो हम लोग इन्फिनेटिव रेडियस से रेडियस r तक आए, तो ये आपका लेंथ है l, जो कि ट्रांजिशन कर्व का लेंथ को जो है क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्यूबिक पैराबोला के केस में है। तो जो लेंथ होगा हमारा ट्रांजिशन कर्व का, वो लेंथ अलोंग द सेंटर लाइन होगा ऑफ द ट्रैक फ्रॉम एट मीटिंग पॉइंट, है ना, ट्रैक जहाँ पे मीटिंग कर रहा है विद स्ट्रेट टू डैट ऑफ सर्कुलर कर्व, यानी स्ट्रेट कर्व के साथ और सर्कुलर कर्व के साथ। इट कैन बी कंप्यूटेड बाय एनी ऑफ द टू अप्रोच, दो तरीके हैं, उन दोनों में से कोई भी एक तरीका का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तरीका है, फर्स्ट अप्रोच है, एज पर ओल्ड कोड, पुराने कोड के अनुसार एल इज इक्वल टू 7.2 एल इज इक्वल टू 0.073 इंटू वी मैक्स, एल इज इक्वल टू 0.073 सी डी इंटू वी मैक्स। इन तीनों में से जो एल का वैल्यू आएगा और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएंगे, इन तीनों में से जिसमें भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको जो है हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन ये ओल्ड कोड के अनुसार दिया गया है। ओके, जहाँ पे एल जो है मीटर में है, ई यानी एक्चुअल कैंट जो है सेंटीमीटर में है, ई सी डी यानी कैंट डिफिशियंसी सेंटीमीटर में, और वी मैक्स जो है किलोमीटर पर आवर में। एज पर न्यू कोड एल इज इक्वल टू 0.72 ई, एल इज इक्वल टू 0.008 ई वी मैक्स, और तीसरा एल इज इक्वल टू 0.008 ई सी डी वी मैक्स। इन तीनों में से जिसमें से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा, वो हमारा कहलाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे एल जो है मीटर में, ई जो है
mm में, ई सी डी जो है mm में, और वी मैक्स जो है किलोमीटर पर आवर में आपका दिया गया है। सेकेंड अप्रोच है रेलवे बोर्ड फॉर्मूला एल इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट आर बेस्ड ऑन रेडियस चेंज एक्सेलरेशन एल इज इक्वल टू 3.28 वी स्क्वायर बाई आर एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एल इज इक्वल टू 3.6 इंटू ई। तो ये तीनों में से जिसमें भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको जो है हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करेंगे या लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेंगे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है आपको कि मैक्सिमम स्पीड जो है बेस्ड होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड, है ना। हम लोग मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड रखेंगे जो कि अलग अलग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे अगर हमारा नॉर्मल स्पीड जो है यहाँ पे लेस देन है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो वी मैक्स आएगा 134 एल बाई ई एक्चुअल या फिर 134 एल बाई ई सी डी, है ना। इनमें से इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, लेकिन कब? जब 100 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से कम से हमारा ट्रेन चलेगा तब। अगर ज़्यादा से चलेगा तब कैसे करेंगे? अगर 100 के स्पीड से ज़्यादा से चलेगा नॉर्मल स्पीड ट्रेन नॉर्मल ट्रैक पे यानी स्ट्रेट ट्रैक पे, तो वी मैक्स जो है 100 वी मैक्स इज इक्वल टू 198 एल बाई ई एक्चुअल या 198 एल बाई ई सी डी। तो इसका यूज करके हम लोग जो है निकालेंगे। यहाँ पे एल जो है मीटर में, ई एक्चुअल जो है एमएम में, और ई सी डी जो है एमएम में आपका होगा। जो स्पाइरल कर्व है वो सेटिस्फाई करता है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, बट ड्यू टू मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, है ना, मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस होता है या जो फील्ड में सेटअप होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग जो है क्यूबिक पैराबोला जो शेप है, कर्व है, उसको जनरली रेलवे में अडॉप्ट करते हैं। डिजायरेबल वैल्यू ऑफ कैंट ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड 1 in 720, है ना, 720 यानी 720, 1 in 720 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ कैंट ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस दैन 1 in 360 फॉर ब्रॉड गेज और 1 in 720 फॉर मीटर गेज के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कैलकुलेट द कैंट डिफिशियंसी एंड परमिसिबल स्पीड। अगर 4 डिग्री ऑफ कर्व दिया गया है ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, साथ ही साथ पता करना है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैंट क्या होगा और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 720/d यानी 1720/d यानी 1720/4 यानी 430 मीटर ये रेडियस आएगा। तो मार्टिन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67। तो यहाँ से आपका 82.87 यानी 83 किलोमीटर पर आवर ये जो है आपका मैक्सिमम स्पीड आएगा अकॉर्डिंग टू मार्टिन फॉर्मूला, अगर हमें रेडियस दिया हुआ है तब। देन मैक्सिमम हमारा निकल गया वेलोसिटी, तो या स्पीड निकल गया, तो ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई 127 आर इज इक्वल टू 1.676 इंटू 83 का स्क्वायर बाई 127 गुने 430, तो ये आएगा 21.1 सेंटीमीटर। फॉर स्पीड लेस दैन 120 किलोमीटर पर आवर ऑन ब्रॉड गेज, ई मैक्सिमम जो है 16.5 सेंटीमीटर होगा। तो ई एक्चुअल और ई मैक्स इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। तो ई सी डी इज इक्वल टू ई थ्योरेटिकल माइनस ई एक्चुअल इज इक्वल टू 21.1 माइनस 16.5 इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। फॉर इक्विलिब्रियम कैंट ई सी डी मैक्सिमम जो है हमारा 7.6 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं इफ वेलोसिटी लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर हो तब। तो ई एक्चुअल इज इक्वल टू आ जाएगा ई थ्योरेटिकल माइनस ई सी डी मैक्स। तो
आपका आ जाएगा 21.1 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा ई एक्चुअल जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कैंट के लिए। देन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा एल इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट आर आएगा 91.24 मीटर। एल इज इक्वल टू 3.28 वी क्यूब बाई आर, ये आ जाएगा 93.48 मीटर। एंड एल इज इक्वल टू 3.6 इंटू ई, तो 3.6 इंटू 13.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 48.6 मीटर। तो इन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारा 93.48। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा हमारा 93.48 मीटर जो है हमारा ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऑन ए ट्रांजिशन कर्व ऑन ब्रॉड गेज पे ट्रांजिशन कर्व दिया गया है। स्पीड बाय रेलवे बोर्ड, है ना, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो स्पीड का जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है कि वी एस इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 विच इज 1.25 टाइम्स द मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन्ड बाय कैंट फार्मूला। कैंट फार्मूला से जो स्पीड निकालेंगे मैक्सिमम स्पीड उससे 1.25 गुना ज़्यादा है। आफ्टर अलाउइंग द कैंट डिफिशियंसी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, और कैंट डिफिशियंसी कितना अलाउ कर रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर। इफ़ द इक्विलिब्रियम कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अगर 60 किलोमीटर पर आवर के लिए इक्विलिब्रियम कैंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, मैक्सिमम स्पीड जो कि परमिटेड किया गया, और एक्चुअल कैंट कितना प्रोवाइड करेंगे वो। तो वी एस इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 इज इक्वल टू दिया गया 1.25 वी एम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ई थियोरेटिकल इज इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस ई सी डी, तो जी वी एम स्क्वायर बाई 127 आर इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर वी एवरेज स्क्वायर बाई 127 आर प्लस 7.6 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्योंकि वी एवरेज जो है आपको दिया गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कैंट जो है हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे निकालते हैं, एवरेज स्पीड पे निकालते हैं, तो 60 दिया हुआ है, और रेडियस जो है हमें नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.676 वी मैक्स स्क्वायर बाई 127 आर इक्वल टू 1.676 इंटू 60 स्क्वायर बाई 127 आर प्लस 7.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। यहाँ पे हमें दो अननोन है, एक तो वी मैक्सिमम और दूसरा कि हमारा रेडियस, है ना। ये दो चीज़ें जो है हमारा अननोन है, तो दो चीज़ें हमें अननोन है, तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे जब दो चीज़ें हमें अननोन दिया गया है तब। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको आप मान लो एक इक्वेशन है 1, है ना, ये इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद देखो नहीं, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 तो ऊपर माने थे, तो इक्वेशन 1 को हम लोग इलेबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 बाई 1.25, है ना। ये यहाँ पे लिखकर इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ से r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही r का वैल्यू कैलकुलेट होगा पुट, है ना, पुट इन इक्वेशन 2, है ना। r का वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट हो गया कि हमारा जो है कितना आएगा 694.66 मीटर, तो उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 360 3600 प्लस 5.676 आर यहाँ पे पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 87.18 किलोमीटर पर आवर। या फिर ये जो आर का वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में ना पुट करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 1 में भी, है ना, इक्वेशन 1 में भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें
पुट करके आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें भी पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आपका रेडियस निकल गया, मैक्सिमम स्पीड निकल गया, एक्चुअल करंट कितना प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू रेडियस, तो E एक्चुअल इज इक्वल टू हो जाएगा EV² बाई 127 R इज इक्वल टू 1.676 इंटू 60 का स्क्वायर बाई 127 गुने 994.66, तो आएगा 6.84 सेंटीमीटर, है ना। इतना सेंटीमीटर जो है हम लोग एक्चुअल करंट प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।